आदाब, मैं शर्मीन खान। आज हम आ चुके हैं बिजनौर के नजीमाबाद। नवाब नजीबुल्लाह की कलात्मक इमारतों में से एक पत्थरगढ़ का किला पुरातत्व विभाग की उपेक्षा का शिकार है। नवाब नजीबुल्लाह ने नजीमाबाद बसाया था। नवाबी इमारतों की कलात्मक कारीगरी उनके वास्तुकला प्रेम का प्रतीक मानी जाती है। नवाबी इमारतों में से बारादारी, चार मीनार, महल सराय, नवाब नजीबुल्लाह का मकबरा और पत्थरगढ़ का किला प्रमुख इमारतें हैं। बारादगरी भूमाफियाओं की भेड़ चढ़ाकर इतिहास बन चुका है। नगर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर गांव महावतपुर क्षेत्र नवाब नजीबुल्लाह का किला है। जिले को सुल्तान डाकू के किले के नाम से ज्यादा जाना जाता है। बिजनौर गेजेटियर के अनुसार 1775 ईस्वी में नवाब नजीबुल्लाह ने किला बनवाया था। उत्तर प्रदेश के उरई में सिपाही की हत्या करने वाला अपराधी का एनकाउंटर जिस पुलिस ने किया, उसी पुलिस ने उस अपराधी की बेटी की शादी धूमधाम से करवाई। इस घटना से डाकू सुल्ताना की कहानी ताज़ा हो गई। वो डाकू जिसे एक अंग्रेज पुलिस अफसर फ्रेडी यंग ने पकड़ा। सुल्ताना की मौत के बाद उसके बेटे को पढ़ा लिखा कर एक IPS अफसर बनाया। आइए जानते हैं कि कौन था डाकू सुल्ताना और कैसे बना अपराधी। डाकू सुल्ताना भले ही अपने इस नाम से फेमस हुआ, लेकिन उसका नाम सुल्तान सिंह था। हालांकि उसके धर्म को लेकर भी अलग अलग बातें कही गई। कुछ ने उसे मुस्लिम बताया था, कुछ मानते थे कि वो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता था। कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के दौर में 1901 में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जन्मे सुल्ताना ने बचपन से भेदभाव को देखा। बंदूक की नोक पर अंग्रेज़ हिंदुओं को धर्म बदलने पर मजबूर कर रहे थे। 17 साल की उम्र में उसने देखा कि अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को ईसाई धर्म अपनाने का दबाव डाला। इस घटना ने सुल्ताना पर गहरा असर डाला और अंग्रेज़ों से बदला लेने के लिए बंदूक उठा ली। सुल्ताना ने तय कर लिया था कि वो ये सब कैसे रोकेगा। अंग्रेज़ों को सबक सिखाने के लिए उसने जंगलों की राह चुनी, नजीबाबाद को अपना ठिकाना बनाया, अंग्रेज़ों के खिलाफ एक गुट तैयार किया। धीरे धीरे उसके गैंग का दायरा बढ़ गया। ये लोग अमीर लोगों को निशाना बनाकर लूटपाट करते थे और उसे गरीबों में बांटते थे। सुल्ताना के निशाने पर वो अमीर लोग होते थे जो अंग्रेज़ों की मदद करते थे। डकैती से पहले अलर्ट करने वाला डकैत एक समय के बाद सुल्ताना और उसका गैंग मजबूत बन गया था। वह अंग्रेज़ों के लिए गले की हड्डी था। अंग्रेज़ उसे सुल्ताना की जगह सुल्ताना के नाम से बुलाते थे। इस तरह सुल्तान डाकू सुल्ताना बन गया। सुल्ताना कितना निडर था, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि वह जिस घर में डकैती करता था, वह घटना को अंजाम देने की जानकारी पहले ही देता था। खास बात यह भी है कि डकैती का दिन उस समय पहले ही बता देता था कि इसके बावजूद पुलिस डकैती नहीं रोक पाती थी। कैसे पकड़ा गया सुल्ताना? अंग्रेज़ों अफसरों के लिए सुल्ताना को पकड़ना मुश्किल हो गया रहा था। गिरफ्तारी की तमाम योजनाओं पर जब पानी फिर गया तो उसकी जिम्मेदारी एडवर्ड जिम कॉर्बेट को दी गई। उत्तराखंड के जंगलों के लिए काफ़ी काम करने के कारण इनके नाम पर जिम कॉर्बेट उद्यान का नाम पड़ा। जंगलों की जानकारी रखने वाले जिम भी सुल्तान को नहीं पकड़ पाए। अंग्रेज़ों ने खास योजना बनाई। 300 जवानों को और 50 घुड़सवारों की सेना को तैयार किया गया। इसकी कमान दी गई ब्रिटिश पुलिस अफसर फ्रेडी को। गिरफ्तारी की कोशिश शुरू हुई, लेकिन फ्रेडी भी उसे पकड़ने में नाकामयाब साबित हो रहे थे। इसी दौरान एक बार सुल्ताना और फ्रेडी का आमना सामना हुआ, लेकिन सुल्ताना भारी पड़ा, उससे फ्रेडी की जान बख्श दी। हालांकि एक दिन ऐसा भी आया जब फ्रेडी को सफलता हासिल हुई। सुल्ताना गैंग के कुछ लोगों ने मुखबरी करते हुए फ्रेडी को जानकारी दी। उसे 23 जून 1923 को जंगल में छुपे बैठे सुल्ताना को गिरफ्तार कर लिया गया। फांसी के पहले वो रात जब फ्रेडी और सुल्तान मिले, 7 जुलाई 1924 को उसे फांसी दी गई। हालांकि फ्रेडी ने सुल्ताना को फांसी ना देने की मांग भी की, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया। फांसी से पहले एक रात फ्रेडी सुल्ताना से मिलने पहुंचे। सुल्ताना ने कहा उसका एक बेटा है, मैं चाहता हूं कि उसे एक इज्जतदार इंसान की राह जिंदगी वो सम्मान के साथ सिर उठाकर जिए।
फ्रेडी ने उसकी बात मानते हुए उसके बच्चे को गोद में लिया और उसे पढ़ा लिखाकर IPS अफसर बनाया गया। इस कहानी को लेकर कई फिल्में भी बनी और उपन्यास भी लिखे गए।